Hello friends, I am Bachu sir. Today we are going to discuss a very important chapter of SYJC Economics called Public Finance in India. This chapter, Public Finance in India, will be divided into two parts, Part 1 and Part 2. Today we are going to discuss Part 1 of Public Finance in India. Let's start. What do you mean by the term public finance? The term public finance is a combination of two words. एक है public और दूसरा है finance. Public क्या है? Public एक collective of individuals है जो रहते हैं within the territory of a country. लेकिन economics में public का मतलब it signifies the government which represents the public. मतलब इकोनॉमिक्स में पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, और फाइनेंस का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो पब्लिक फाइनेंस मींस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग फंड्स एंड इनकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो जो एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इनकर अंडरटेक करती है उसे पब्लिक फाइनेंस कहते हैं. डेफिनेशन: पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स विच अंडरलाइन द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज़. मतलब वो प्रिंसिपल्स जो अंडरलाइन करते हैं स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज़. स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस. स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस 5 पार्ट में डिवाइडेड है, कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स. फर्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर. सेकेंड, पब्लिक रेवेन्यू. थर्ड, पब्लिक डेट. फोर्थ, फिस्कल पॉलिसी. फिफ्थ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ईच स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस. सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस है पब्लिक एक्सपेंडिचर. वो एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इनकर करती है टू सेटिस्फाई कलेक्टिव वांट्स ऑफ द पीपल टू प्रमोट देयर वेलफेयर, इसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर. ये पब्लिक एक्सपेंडिचर इम्पोर्टेंस गेन किया है आफ्टर 1930s. तो इसके लिए आपको समझना होगा कि 2 पार्ट है, एक पीरियड बिफोर 1930s और दूसरा पीरियड आफ्टर 1930s. द पीरियड बिफोर 1930s was called as laissez-faire economy. LAISSEZ लाजिस्फेयर इकोनॉमी वो इकोनॉमी था जिसमें गवर्नमेंट केवल ऑब्लिगेटरी फंक्शंस परफॉर्म करता था, जैसा कि इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंटिंग द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सेट्रा. लेकिन 1930s के बाद वेलफेयर स्टेट इमर्ज हुआ. मतलब आज गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ और फंक्शंस वाइडन हो गए हैं. आज गवर्नमेंट न ही ऑब्लिगेटरी फंक्शंस परफॉर्म करता है बल्कि ऑप्शनल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशन एंड अदर वेलफेयर मेजर्स. तो इतना ध्यान में रखना कि ये था मीनिंग ऑफ द टर्म पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायर टू 1930s एंड आफ्टर 1930s. अब इसका दूसरा पार्ट पे आते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. 4 क्लासिफिकेशन है पब्लिक एक्सपेंडिचर के. सबसे पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये वो एक्सपेंडिचर है विच इज़ इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. इट इज़ इनकर्ड ऑन अ रेगुलर एंड कंटिन्यूस बेसिस. एग्जाम्पल: administration cost of government, salaries, allowances, pension, health services of government employees, etc. ये था revenue expenditure of the government. दूसरा एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये ऑपोजिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का.
इट इज़ इनकर्ड फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। एग्जाम्पल, ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट अंडरटेक करती है इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लोन्स जो गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट्स। और रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग्स किए हैं उसका रीपेमेंट या भुगतान करना, ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव इन नेचर होता है। ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्राइस स्टेबल रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट खर्चा करता है, सोशल वेलफेयर के लिए, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। और चौथा और आखिरी है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये कोई प्रोडक्टिव इम्पैक्ट कंट्री पे नहीं क्रिएट करता है, इसको नॉन डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, वॉर के ऊपर जो खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसे अनप्रोडक्टिव इन नेचर कहते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का अभी एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है जिसका नाम है कॉजेस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या कारण है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आजकल बढ़ चुका है? तो इसके 12 कॉजेज़ है। सबसे पहला कॉज है वेलफेयर स्टेट, या इसका दूसरा नाम है वैगनर्स लॉ। नाम से जरा भी मत डरना, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला ये वैगनर्स लॉ का थोड़ा हिंट देता हूँ। जर्मन इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था एडोल्फ वैगनर, उन्होंने 1883 में एक लॉ स्टेट किया है जिसका नाम है लॉ ऑफ एवर इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। तो पूछा गया उनसे कि भाई आप क्या कहना चाहते हो? तो बोलते हैं कि पहले का जो गवर्नमेंट था वो लाजिस फेयर गवर्नमेंट था। लाजिस फेयर गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट था जिसमें गवर्नमेंट केवल ऑब्लिगेटरी फंक्शंस परफॉर्म करता था, जैसा कि डिफेंस, प्रिवेंटिंग द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। लेकिन आज वेलफेयर गवर्नमेंट आया है जो न ही ऑब्लिगेटरी फंक्शंस परफॉर्म करता है बल्कि वेलफेयर फंक्शंस मतलब ऑप्शनल फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसमें क्या क्या चीज़ आता है सर? वही एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, ये सब फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दूसरा कारण ऑफ एवर इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर है डिफेंस एक्सपेंडिचर। आज कोई भी कंट्री निगलेक्ट नहीं कर सकती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। Nowadays the threat of war among the countries has increased. So government has to incur huge expenditure on defense such as purchase of arms, ammunitions, weapons, fighter jets etc. and thereby maintain political and economic stability in the country. Third cause is growth of population. कहते हैं कि हमारे देश का पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्टर रेट। टुडे वी आर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अभी आप बोलोगे ये सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? बहुत सिंपल है, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। हमारे कंट्री का जो बर्थ रेट है वो काफ़ी हाई है और डेथ रेट काफ़ी लो है। तो इसका बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल रेट। ड्यू टू हाई सर्वाइवल रेट हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एट अ फास्टर रेट। इन द ईयर 1951 कहते हैं हमारे कंट्री का पॉपुलेशन था मियरली 36 करोड़, लेकिन 2023 में इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आवर कंट्रीज पॉपुलेशन इज़ अराउंड 140 करोड़। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल विल इंक्रीज, सो गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये सब खर्चा गवर्नमेंट का बढ़ रहा है।
चौथा कॉज है अर्बनाइजेशन इफ़ेक्ट। सर, सिंस इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में अर्बनाइजेशन का जो ग्रोथ है हैज़ इंक्रीज्ड। 1951 में केवल 17.3% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज़, लेकिन कहते हैं कि 2001 में ये जो परसेंटेज है इंक्रीज़ हुआ फ्रॉम 17.3% टू 27.8%। ये अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन का मतलब है द नंबर ऑफ पीपल who have migrated from rural areas to towns and cities, या rural areas being converted into towns and cities। तो जैसा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो नेचुरली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल, जैसा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, वाटर प्रोजेक्ट्स मतलब वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन द अर्बन एरियाज़। तो ये था चौथा कॉज ऑफ एवर इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिफ्थ कॉज इज इकोनॉमिक प्लानिंग। आवर इकोनॉमी इज़ अ प्लान्ड इकोनॉमी। तो प्लान्ड इकोनॉमी हैज़ टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। आज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, पेंशन, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, पब्लिक वर्क्स, रिलीफ प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। So this is another cause of increasing public expenditure. Seventh cause, development of agriculture। कहते हैं कि हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसका 60% पॉपुलेशन डिपेंड करता है ऑन एग्रीकल्चर। हमारे जो फार्मर्स हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज़ और विलेजेस, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। The main objective of our government is to promote agricultural sector. For this, government provides cheap and easy loans to farmers, seeds, fertilizers, tractors, harvesters, pump sets, etc. to improve their standard of living. This is another cause of increasing public expenditure. Next is development of industries. For overall socio-economic development, sir, government encourages private sector. ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारा गवर्नमेंट एनकरेज करता है ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है उनको, उनके एक्सपोर्ट्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है, उनको लोन्स प्रोवाइड करता है एट अ चीपर रेट। तो एक उनको प्रोटेक्शन देता है, एक्सपोर्ट्स पे सब्सिडीज़ देता है और लोन्स प्रोवाइड करता है चीपर रेट पे टू प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स स्टेडी एंड कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज ड्यू टू एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई, the prices of day-to-day essentials are increasing by leaps and bounds. So this is another cause of public expenditure because government has to buy these essential goods and services at market price which are high and provide them to poor and needy people at subsidized rate. So this is another cause of public expenditure. उसके बाद है लॉ, पीस एंड ऑर्डर। आज आपने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है एट अ वेरी इंक्रीजिंग रेट, तो गवर्नमेंट हैज़ टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन लॉ, पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एलिविएशन। आज गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल एज वेल एज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। For this, government undertakes various programs for which government's expenditure has increased. And last but not the least, servicing of public debt. आज गवर्नमेंट ने
ह्यूज बोरोइंग्स अंडरटेक किए हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंटरनल सोर्स बट ऑल्सो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। डेट इज आफ्टर ऑल अ डेट, कर्जा है तो वन डे इट हैज़ टू बी रीपेड। तो गवर्नमेंट हैज़ टू रीपे बोथ द टाइप्स ऑफ डेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दिस इज अनदर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसका नाम है पब्लिक रेवेन्यू। अब सबसे पहला, पब्लिक रेवेन्यू क्या है? जो इनकम गवर्नमेंट को मिलता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, द इनकम विच गवर्नमेंट जनरेट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या है? ये एक सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टू द गवर्नमेंट। टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो सिटीजन्स को पे करना होता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। टैक्स गवर्नमेंट को इसके लिए चाहिए ताकि गवर्नमेंट जनरल एक्सपेंसेस मीट कर सके एंड कैरी आउट वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दे आर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हम सेकेंड पार्ट में डील करेंगे। अभी जो हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं उसका नाम है फीचर्स ऑफ टैक्सेशन। बहुत सिंपल फीचर्स है। सबसे पहला, ये कंपलसरी पेमेंट है जो हर सिटीज़न लीगली बाउंड टू पे है। दूसरा, अगर ये सिटीज़न ने पे नहीं किया तो वो आदमी को गवर्नमेंट पनिश करेगा। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, टैक्स में देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ क्विड प्रो क्यो, मतलब नो बेनिफिट इन रिटर्न। अगर सिटीज़न ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है तो गवर्नमेंट सामने उसको कोई बेनिफिट देने के लिए वचनबद्ध नहीं है। टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। प्रोग्रेसिव टैक्सेस रिड्यूसेस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स लगाने से असमानता बिटवीन रिच एंड पुअर कम करता है। अब आते हैं दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जिसका नाम है नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो रेवेन्यू या इनकम गवर्नमेंट जनरेट करता है फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्स, उसे कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू इज क्लासिफाइड इनटू 5। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी। ए, फीस। ये मैं आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा। एक भाई साहब है जिसे पासपोर्ट निकालना है गवर्नमेंट के पास से, और दूसरा वो आदमी जिसको ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है अपने व्हीकल का। तो ये दोनों चीज़ के लिए उसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ता है, कुछ उनका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उनको कुछ फ़ीस पे करना पड़ता है, और पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसे या तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है या उसे वैलिड पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये इसमें गवर्नमेंट क्विड प्रो क्यो ऑफ़र करता है, मतलब कुछ बेनिफिट देता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एज वेल एज पासपोर्ट। लेकिन इसके एवज में जो वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट को पे करता है उसे फ़ीस कहते हैं। फ़ीस मतलब चार्जेस पेड बाय इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट फॉर ऑब्टेनिंग सम बेनिफिट फॉर सम सर्विसेज, जैसा कि पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। बी पार्ट, फाइन्स एंड पेनल्टी। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के साथ। एक मोटर बाइक पे 3 व्यक्ति जा रहे थे। पुलिस कांस्टेबल ने उनको धर लिया। जब धर लिया पुलिस वाले ने तो नेचुरली वो बाइक वाले को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को या पुलिस अथॉरिटी को फाइन्स एंड पेनल्टीज़, क्योंकि उसने कंट्री के लॉ को ब्रेक किया, वायोलेट किया, तो ही इज़ एन ऑफेंडर। ये इतना ध्यान में रखना, दिस इज़ नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम टू द गवर्नमेंट।
The main objective of the government to impose fines and penalty is to prevent individuals from offending the law, from violating the law. इसमें there is no element of quid pro quo. वो आदमी जिसने फाइन्स एंड पेनल्टी पे किया उसको कुछ बेनिफिट इन रिटर्न मिलता नहीं है। और तीसरा है स्पेशल असेसमेंट। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल से दूंगा। एक आदमी है जो पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहता है, मकान में रहता है, उसके लोकेलिटी के आसपास गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए हैं। सबसे पहला तो जो कच्चा रोड था मेड अप ऑफ मड, उसको कन्वर्ट किया इनटू पक्का रोड्स, कॉन्क्रीटाइजेशन किया। फिर वहाँ पे एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया। फिर मेट्रो रेल वहाँ से पास किया फ्रॉम हिज लोकेलिटी। तो गवर्नमेंट ने ये सब एफर्ट्स अंडरटेक करने से उस आदमी का प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो उसे कुछ बेनिफिट मिला। तो गवर्नमेंट वो बेनिफिट के अगेंस्ट में कुछ चार्जेस कलेक्ट करेगा जिसका नाम है स्पेशल असेसमेंट। तो हियर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ क्विड प्रो क्यो। तो ये था पहला नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू है प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस आर दोस विच आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल अगेंस्ट सर्टन प्राइस, सर्टन चार्जेस। द बेस्ट एग्जाम्पल इज रेलवेज, द बेस्ट एग्जाम्पल वाटर सप्लाई, बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जो बसेस चलते हैं विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इसमें कुछ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ लोगों को देती है, क्विड प्रो क्यो है, जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट कुछ प्राइस चार्ज करती है। ये सब एक्टिविटीज़ करने से गवर्नमेंट को कुछ प्रॉफिट अराइज होता है। प्रॉफिट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये है प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये प्रॉफिट डिपेंड करता है ऑन, ये प्रॉफिट जो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस जो गवर्नमेंट चार्ज करता है अगेंस्ट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मोनोपोली है तो गवर्नमेंट हाई प्राइस चार्ज करके हाई प्रॉफिट्स अर्न करेगा एंड वाइस वर्सा। तीसरा है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स आर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो इंडिविजुअल्स और एनजीओज गवर्नमेंट को पे करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसा कि रिलीफ फंड, ड्राउट फंड, अर्थक्वेक फंड एक्सेट्रा। ग्रांट्स आर दोज विच आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू कैरी आउट द वेरियस फंक्शंस। यहाँ तक के डेवलप कंट्रीज़ भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ एड या मदद प्रोवाइड करते हैं, सच एज मिलिट्री एड, फूड एड, टेक्निकल एड एक्सेट्रा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट स्पेशल लेवीज। Special levies. It is levied on goods of harmful consumption. जैसा कि अगर आप वाइन कंज्यूम करते हो, सिगरेट कंज्यूम करते हो, तो उन चीज़ों पे गवर्नमेंट स्पेशल लेवीज और ड्यूटीज चार्ज करता है एट अ हायर रेट। ये चौथा सोर्स था, चौथा क्लासिफिकेशन। और पांचवा बोरोइंग्स। गवर्नमेंट बोरो करता है बोथ फ्रॉम इंटरनल सोर्स एज वेल एज external source. Internal source from general public as well as banks and financial institutions. External source from IMF, World Bank, etc. Nowadays loans are becoming an important source of revenue to the government. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसका मैं अभी आपको ग्लिम्स देता हूँ कि सबसे पहला हमने किया मीनिंग ऑफ द टर्म पब्लिक फाइनेंस, फिर हमने किया डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, फिर हमने किया 5 स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ।
उसमें से एक हमने जो पूरी तरह कंप्लीट किया उसका नाम था पब्लिक एक्सपेंडिचर। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस है पब्लिक रेवेन्यू, जिसमें टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये हम लोग ने आज किया है। यस, थैंक यू।